नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ से रीतिकाल तक, जिसमें हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की परिस्थितियाँ क्या थीं, आदिकाल की विशेषताएं क्या थीं, आदिकाल की परिस्थितियों में वो उनकी धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थीं, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आदिकाल में लिखे गए रासो काव्य परंपरा पर प्रकाश डालेंगे। आदिकाल में लिखे गए रासो काव्य परंपरा पर प्रकाश, सिद्धनाथ जैन साहित्य की प्रवृत्तियाँ और उनका महत्व हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भक्ति काल का नामकरण, प्रवृत्तियाँ और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, भक्ति काल की क्या क्या विशेषताएं रही, भक्ति काल की पृष्ठभूमि कौन सी रही, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और तुलसीदास के काव्य के महत्व को स्पष्ट करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे पहुँचेंगे रीतिकाल का नामकरण, प्रवृत्तियाँ, पृष्ठभूमि और रीतिकाल का काल विभाजन पढ़ेंगे। तो आज हम एक एक करके सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में होता है। इस दिशा में इससे पूर्व भी कुछ प्रयास दिखाई देते हैं। इस दिशा में इससे पूर्व भी कुछ इतिहास लेखन के प्रयास दिखाई देते हैं, जिनमें हम देखेंगे भक्तमाल, कविमाला, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता को देखा जा सकता है। किंतु इनमें इतिहास दृष्टि का अभाव है, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। किसका विशेष, जो भक्तमाल, कविमाला, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, 252 254 वैष्णव की वार्ता देखा जा सकता है, परंतु इसमें कोई इतिहास दृष्टि का अभाव है। क्या है इसमें इतिहास दृष्टि का अभाव है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। औपचारिक रूप से सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान गार्ता दतासी ने लिखा। फ्रेंच विद्वान गार्ता दतासी ने कितने सन में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? 1839 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम इस्तवर द लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तान था। गार्ता दतासी द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का नाम क्या था? इस्तवर द लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी। ये कितने सन में लिखा गया? 1839 ईस्वी में लिखा गया। इसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है? इस्तवर द लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, परंतु इसमें इतिहास लेखन की परिपाटी का पालन नहीं है। क्या है? इतिहास लेखन की परिपाटी का पालन नहीं किया गया। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया है, वह बिल्कुल अवैज्ञानिक था। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया। इसकी जो प्रमुख विशेषता क्या रही? इतिहास की वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया। अनेक कवियों व रचनाकारों का नाम संग्रह है। ये इसमें कौन सी पद्धति को अपनाया गया? वर्णानुक्रम पद्धति का। इसमें अनेक कवियों और रचनाकारों का केवल नाम संग्रह है। इसे इतिहास ग्रंथ कहना उचित नहीं, बल्कि साहित्य कोश कहना उचित है। दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा वो भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर ने लिखा। वो शिव सिंह सरोज नाम से, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा वो किस नाम से लिखा? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। यह कितने सन में लिखा? यह 1839 ईस्वी में लिखा। और प्रथम किसने लिखा? फ्रेंच विद्वान गार्ता दतासी ने लिखा। द इस्तवर लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तान 1839 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद दूसरा 1883 ईस्वी में
लिखा। किसने लिखा? प्रथम भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर ने ये शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। इसमें 1000 कवियों का जीवन परिचय दिया। इन्होंने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इस ग्रंथ में भी काल विभाजन और नामकरण पद्धति का कोई नहीं, काल विभाजन और नामकरण पद्धति का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस कारण यह इतिहास ग्रंथ कम, नाम संग्रह ग्रंथ अधिक लगता है। जो प्रथम भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर ने लिखा, शिव सिंह सरोज, ये कितने सन में लिखा? 1883 में लिखा। इसे हम इस ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण का प्रयास न होने के कारण यह इतिहास ग्रंथ कम और नाम संग्रह ग्रंथ अधिक लगता है। तो ये इसे हम नाम संग्रह ग्रंथ कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो 1888 ईस्वी में लिखा गया। तीसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो कितने सन में लिखा गया? 1888 ईस्वी में लिखा गया। कि यह किसने लिखा? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। 1888 ईस्वी में लिखा गया। प्रथम किसने लिखा? फ्रेंच विद्वान गार्ता दतासी ने लिखा। इस्तवर द लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी किसने लिखा? फ्रेंच विद्वान गार्ता दतासी ने लिखा। और शिव सिंह सरोज ने जो दूसरा लिखा वो 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। और तीसरा जो लिखा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से। ये 1888 ईस्वी में लिखा या प्रकाशित किया। इन्होंने भी कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। किसने? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का ग्रंथ कहा जा सकता है। किसको? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो लिखा उसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। क्योंकि इसकी विशेषताएं क्या रही हम देखते हैं। इसमें पहली बार जो है इसमें कालानुक्रम पद्धति को अपनाया गया। प्रथम बार काल विभाजन और नामकरण पद्धति का प्रयास किया गया। तो प्रथम बार काल विभाजन और नामकरण पद्धति का प्रयोग किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। साहित्यिक प्रवृत्तियों की विवेचना की, साथ ही आदिकाल को चारण काल नाम दिया। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? आदिकाल को चारण काल नाम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल नाम दिया है। किसको? आदिकाल को नाम दिया है। तो प्रथम चारण काल किसने दिया है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किसने किया है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। भक्ति काल की उदय की व्याख्या की है। भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही दिया है। भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। आप ये कहेंगे कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का नामकरण और प्रवृत्तियों के आधार पर किया, काल अनुक्रम पद्धति के आधार पर किया। भक्ति काल के उदय की व्याख्या की, आदिकाल का नाम चारण काल नाम दिया और भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम दिया। इस आधार पर तो इन्हें ही हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक मानना चाहिए। प्रथम काल विभाजन की दृष्टि से इनको मानना चाहिए। लेकिन इन्होंने प्रयास किया, ये अच्छा है, लेकिन इनके द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो लिखा, इसमें कुछ कमियां हैं। इन कमियों को हम देखेंगे। इन्होंने जो काल विभाजन व नामकरण का प्रयास तो किया, लेकिन इनका जो काल विभाजन नामकरण है वह कैसा है? दोषपूर्ण है, उसमें कमियां हैं। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया काल दोषपूर्ण है।
क्या है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया का काल जो है वो कैसा है, दोषपूर्ण है। जायसी की प्रेम कविता आदि के नाम सटीक नहीं थे, क्योंकि ये साहित्यिक प्रवृत्तियों की विवेचना नहीं की गई थी। यहाँ पर इन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों की विवेचना नहीं की थी। भक्ति काल के उदय की व्याख्या जो उन्होंने की थी वो गलत की थी। इसलिए हम इनके द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते हैं। इन्होंने प्रयास किया, अच्छा है। तो तीसरा जो प्रयास किया किसने किया, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उन्होंने लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में। इन्होंने भी कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया, यह कालानुक्रम पद्धति को अपनाया। उसके बाद हम चौथा जो हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से किया। वो जो चौथा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो कितने सन में लिखा गया, वो मिश्र बंधु विनोद नाम से जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसको 4 भागों में विभाजित किया है। जो प्रथम 3 भाग हैं वो 1913 में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो प्रथम द्वितीय तृतीय भाग जो मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो मिश्र बंधु विनोद नाम से प्रकाशित कराया तो उसे 1913 ईस्वी में प्रकाशित किया। इसमें 5000 कवियों का परिचय दिया। 5000 कवियों का परिचय किसमें दिया, मिश्र बंधु विनोद में। इसे प्रथम बार कब प्रकाशित कराया, इसे 1913 ईस्वी में प्रकाशित कराया। इसे 5 कालखंडों में विभाजित किया तथा साहित्य का नामकरण भी किया। साहित्य के मूल्यांकन के लिए शास्त्रीय दृष्टि का प्रयोग किया है। शास्त्रीय दृष्टि रस छंद अलंकारों पर आधारित। उसके बाद हम देखते हैं मिश्र बंधु का जो काल विभाजन और नामकरण पद्धति है वो कैसी है, दोषपूर्ण है तथा शास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित होने के कारण इसमें साहित्य को युगीन परिस्थितियों की अपेक्षा भी हुई है। इसमें क्या हुई है, साहित्य की युगीन परिस्थितियों की उपेक्षा हुई है। उसके बाद जो लिखा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास वो 1929 ईस्वी में जो प्रकाशित होता है वो कौन करता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जो रहा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहा है। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया। कितने सन में, 1929 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले इसे हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसको प्रकाशित कराया, उसके बाद फिर इसको हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से भी प्रकाशित कराया। ये कितने सन में, 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से एवं विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा। विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया, वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया ग्रंथ किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उन्होंने साहित्य के 900 वर्षों का कालखंड 4 भागों में विभाजित किया। उनका विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया। उनके अनुसार साहित्यिक जनता की चित्रवृत्तियों का संचित बिंब है। साहित्य क्या है, उनके अनुसार साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। चित्रवृत्तियों की परिवर्तन के साथ साहित्य में भी परिवर्तन आ जाता है। इनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मील का पत्थर है। इनका इतिहास ग्रंथ क्या है, इनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मील का पत्थर है। इस तरह अभी तक किसी ने ऐसा इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा था। तो हिंदी साहित्य को शुद्ध साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर लिखने में कितना समय लगा, वैज्ञानिक ढंग से लिखने में इतिहास ग्रंथ को कम से कम ये मान के चलिए 90 वर्ष लगा हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में। तो हिंदी साहित्य का जो ये 5वां इतिहास ग्रंथ लिखा गया, 5वां इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। इसे वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा। तो प्रथम किसने लिखा, सबसे पहले हम देखेंगे। द्वितीय किसने लिखा, एक बार
हिंदी साहित्य का इतिहास 1839 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान गार्ता द तासी ने लिखा। वो इस्तवर द लिटरेचर इन दो ये हिंदुस्तानी नाम से किसने लिखा? फ्रेंच विद्वान गार्ता द तासी ने। कितने सन में? 1839 ईस्वी में। द्वितीय शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सेंगर नाम से 1883 ईस्वी में प्रकाशित कराया। उसके बाद तृतीय जो लिखा गया वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, उसको 1888 ईस्वी में प्रकाशित किया। वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया जो इतिहास है उसका नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, 1888 ईस्वी में लिखा गया। प्रथम बार काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग उन्होंने किया था। शिव सिंह सरोज ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। प्रथम बार काल विभाजन नामकरण पद्धति का प्रयोग किया किसने? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इन्होंने ही आदिकाल को नाम वीरगाथा काल नाम दिया और आदिकाल को नाम चारण काल दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी आदिकाल को नाम चारण काल नाम दिया। हिंदी साहित्य को जो स्वर्ण युग भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम दिया वो किसने दिया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। उसके बाद हम देखते हैं चौथा हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया वो मिस्र बंधुओं ने लिखा। वो मिस्र बंधु विनोद नाम से लिखा। इसमें 5000 कवियों का परिचय दिया। चौथा मिस्र बंधु विनोद जो लिखा गया उसे चार कालखंडों में विभाजित किया गया था। जो 3 कालखंड थे उसको 1913 ईस्वी में प्रकाशित कराया और चौथा कालखंड जो था उसको 1934 में प्रकाशित कराया। कालखंडों में इसको मिस्रबंध विनोद जी ने जो लिखा, मिस्रबंध विनोद नाम से जो इतिहास लिखा गया उसे 5 कालखंडों में विभाजित किया, लेकिन इसके भाग जो थे वो 2 थे। 4 भाग थे। पहले जो प्रथम जो 3 भाग थे उसको 1913 में प्रकाशित कराया और चौथा भाग जो था उसको प्रकाशित कराया 1934 ईस्वी में। इनका भी इतिहास मिस्रबंधु का जो काल विभाजन और नामकरण पद्धति रही वो भी दोषपूर्ण रही। इसके बाद 5वां जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया 1929 ईस्वी में, सबसे पहले इसे ही वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया और इसमें कौन सी पद्धति को अपनाया गया? इसमें विधेयवादी पद्धति को अपनाया गया है। तो यहाँ तक हमने देखा हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन नामकरण। उसके बाद हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास वो उस समय की प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा। उस समय की चित्रवृत्तियाँ क्या थी, समाज में क्या थी, उनके आधार पर किया। अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किसने दिया। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया वो 2 तरह से किया गया। उनका जो नामकरण किया गया दो तरह से किया गया। एक तो कर्ता के आधार पर किया गया और दूसरा प्रवृत्ति के आधार पर। कर्ता के आधार पर जो किया गया वो जैसे हुआ भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग। ये कैसा है? ये कर्ता के आधार पर। दूसरा कौन सा है? प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर हम देखेंगे अगर भक्ति काल, वीर गाथा काल, श्रृंगार काल, छायावाद काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि, ये हम देखेंगे। तो जो हुआ प्रवृत्ति के आधार पर हुआ। तीसरा जो है वो विकास के आधार पर, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। एक तो कर्ता के आधार पर, दूसरा प्रवृत्ति के आधार पर, तीसरा विकास के आधार पर। तो प्रवृत्ति के आधार पर जो किया गया, सबसे पहले कर्ता के आधार पर किया गया भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, ये कर्ता के आधार पर किया गया। और प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग, प्रगतिवाद युग, ये है प्रवृत्ति के आधार पर। और विकासवाद के आधार पर जो कि उसका काल विभाजन किया गया वो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हम विकासवाद के आधार पर कौन सा है? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया नामकरण और विभाजन। सबसे पहले चारण काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। इसको ये समय कितना से कितने तक माना जाता है? इनका 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक का जो काल है उसे चारण काल नाम देते हैं। कौन? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहला ये
ये हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार काल विभाजन और नामकरण करते हैं। पहला जो काल देते हैं चारण काल, वो 700 से लेकर 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। उसके बाद इनका जो रहता है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, वो 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक। मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल का समय देते हैं ये 1580 ईस्वी से 1642 ईस्वी। और तुलसी के अन्य प्रवृत्ति 1600 से 1700 और 18वीं शताब्दी का काल। और जो देते हैं जॉर्ज गियर्सन ने जो काल विभाजन किया उसको 11 प्रकार से किया। सबसे पहले चारण काल 15वीं सदी का, धार्मिक पुनर्जागरण काल मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान काव्य, ब्रज काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास का काव्य, रीति काल, तुलसी के अन्य परिवर्तित काल और 18वीं शताब्दी का काल। तो ये काल किसने 18वीं शताब्दी का काल। और कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान का 1800 से लेकर 1857। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887। ये किसका काल विभाजन और नामकरण है? ये जॉर्ज गियर्सन का है। उसके बाद हम देखेंगे प्रारंभिक मिस्र बंधुओं का। जॉर्ज गियर्सन ने कितने भागों में हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण किया है? 11 प्रकार से। चारण काल जो सबसे पहले 700 से लेकर 1300। चारण काल के बाद दूसरा जो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण और मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य, तुलसी, ब्रज का कृष्ण काव्य जो है वो 1500 से 1600 ईस्वी। मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल 1858 से लेकर रीतिकाल 1580 से लेकर 1642 ईस्वी। रीतिकाल का समय इन्होंने कितना बताया है? 1580 से 1682। तुलसी की अन्य परिवर्तित काल जो है वो 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक। और कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान 1880 से लेकर 1857 ईस्वी। महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान 1857 से 1887 तक के बाद हम देखेंगे मिस्र बंधु का काल विभाजन और नामकरण। मिस्र बंधु जी ने जो नामकरण और काल विभाजन किया वो उन्होंने 5 प्रकार से किया। सबसे पहले प्रारंभिक काल और मध्यकाल, अलंकृत काल। जो प्रारंभिक काल उसको उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया और मध्यकाल को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, अलंकृत काल को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। और परिवर्तन काल एक ही भाग में है और वर्तमान काल ये भी एक ही काल में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक काल जो है इनका। प्रारंभिक काल को इन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल में डिवाइड किया है। पूर्व प्रारंभिक काल जो मिस्र बंधु का है वो 700 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी विक्रम संवत माना है। तो इन्होंने जो मिस्र बंधु ने दिया है तो वो विक्रम संवत में दिया है। 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत। और उत्तर मध्यकाल जो है 1444 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत है। उत्तर मध्यकाल को कितने से कितने में रखा है? 1444 विक्रम संवत से 1660 विक्रम संवत। मध्यकाल को भी इन्होंने 2 भाग में, पूर्व माध्यमिक काल उन्होंने माध्यमिक काल रखा है। मध्यकाल नहीं, माध्यमिक काल है इनका। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से लेकर 1560 विक्रम संवत है। और प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है 1681 से 1790 विक्रम संवत है। अलंकृत काल जो है पूर्व अलंकृत काल रखा है और उत्तर अलंकृत काल वो 1618 से 1790 विक्रम संवत है। उत्तर अलंकृत काल जो है उसे 1791 ईस्वी से 1889 विक्रम संवत है। परिवर्तन काल 1890 से 1925, वर्तमान काल 1926 से अब तक।
उसके बाद हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण। ये सबसे पहले वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल कहा है। वीरगाथा काल समय है वे 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल जो है 1375 से 1700 विक्रम संवत और रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम कहा है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया और इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो गद्य खंड, दूसरा काव्य खंड। का जो गद्य काल है उसको हम देखेंगे। गद्य काल जो है उसको उन्होंने आधुनिक गद्य साहित्य का परिवर्तन, जिसे प्रथम उत्थान काल कहा, वो उन्होंने गद्य काल को 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रथम उत्थान काल को समय जो दिया है उन्होंने 1925 विक्रम संवत 1925 विक्रम संवत से 1950 विक्रम संवत, जिसे भारतेंदु युग कहते हैं। काल को कितने भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया है? 2। नंबर 1 भारतेंदु युग, द्विवेदी युग भागों में। गद्य खंड को कितने भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया है? 3 भागों में। नंबर 1 पहला भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और तीसरा प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल, तृतीय उत्थान काल के रूप में। प्रथम उत्थान काल का समय जो रखा 1925 से 1950, द्वितीय उत्थान काल का समय रखा 1950 से 1975, तृतीय उत्थान काल का रखा 1975 से अब तक। और इनका काव्य खंड है जो इसको इस नाम से भी जानते हैं, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय कितना है? 1950 से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग का समय कितना है? 1950 से भारतेंदु युग का समय 1925 विक्रम संवत से 1950 विक्रम संवत। और द्विवेदी युग का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1950 विक्रम संवत से 1975 और द्विवेदी युग छायावाद युग 1975 विक्रम संवत से अब तक। उसके बाद इनका काव्य खंड हम जब देखते हैं, इन्होंने काव्य खंड को 4 भागों में डिवाइड किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। गद्य खंड को कितने भागों में? 3 भागों में। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग इस प्रथम। और उसके बाद हम देखते हैं काव्य खंड को 4 भागों में डिवाइड किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नई धारा संवत 1900 से 1925, जो पुरानी धारा जो है संवत 1900 से 1925। उसके बाद नई धारा, प्रथम उत्थान काल, नई धारा, द्वितीय उत्थान काल, नई धारा, तृतीय उत्थान काल, नई धारा। प्रथम उत्थान काल में जिसे भारतेंदु युग 1925 से 1950 और नई धारा, द्वितीय उत्थान काल जिसे द्विवेदी युग 1950 से 1975 और नई धारा, तृतीय उत्थान काल जो है 1975 से अब तक, जिसे छायावाद कहते हैं। गद्य खंड और काव्य खंड का इनका जो समय है सेम है, बस इनका जो काव्य खंड में पुरानी धारा है उसका समय 1900 विक्रम संवत से 1925 है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण को, हिंदी साहित्य के काल को 5 भागों में, उन्होंने भी 5 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? संधि काल। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को जो नाम दिया है वो संधि काल दिया है और चारण काल भी नाम किसने दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। इनका संधि काल जो समय है या आदिकाल का समय है वो कितना है? संवत 750 से 1000, संवत 750 से 1000। चारण काल जो इन्होंने दिया है, इन्होंने संधि काल संवत 750 से 1000, चारण काल संवत 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, आधुनिक काल 1700 से लेकर 1900, रीति काल जो है 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को कितने भागों में विभाजित किया है? 5। नंबर 1 जो है संधि काल 750 से 1000,
1000 ईसा पूर्व, और संवत विक्रम संवत, और उसके बाद हम देखते हैं चारण काल। चारण काल का समय जो है संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल 1900 से अब तक विक्रम संवत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम देखते हैं काल विभाजन नामकरण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो उन्होंने आदिकाल का समय जो बताया है 1000, उन्होंने आदिकाल का समय जो बताया है 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी, भक्ति काल का समय 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी, और उन्होंने रीति काल का समय 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, आधुनिक काल का 19वीं शताब्दी से अब तक। तो उन्होंने संवत में नहीं, उन्होंने शताब्दी में बताया है। कौन कौन से? 10वीं शताब्दी से 14वीं, आदिकाल 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, भक्ति काल 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, और रीति काल 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक। डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन और नामकरण हम देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आदिकाल का समय जो उन्होंने दिया है वे 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानते हैं। जो डॉक्टर नागेंद्र हैं वो कितनी शताब्दी से? 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक के समय को क्या मानते हैं? आदिकाल मानते हैं। और भक्ति काल को 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। रीति काल को 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मानते हैं। आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी से अब तक मानते हैं। तो आधुनिक काल को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? सबसे पहले पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल किसने कहा है? भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल कहा है, वो इसका समय कितना बताया है? 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। 1857 की क्रांति जो हुई है, पुनर्जागरण काल जब से माना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 1857 की क्रांति से कौन मानता है? डॉक्टर नागेंद्र। 1857 से 1900 ईस्वी तक जो समय है वो पुनर्जागरण का काल है या भारतेंदु युग का समय है। तो कितना? 1857 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का समय जो है, द्विवेदी युग का समय जागरण सुधार काल, ये 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक है। और छायावाद युग का समय 1918 से 1938 ईस्वी है। छायावादोत्तर युग, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। जो प्रगति प्रयोग काल है 1938 से 1953, नवलेखन काल है 1953 से अब तक है। तो इनका जो हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल का जो काल विभाजन है, इन्हीं की दृष्टि से सबसे माना जाता है। तो उन्होंने जो भारतेंदु युग का समय बताया है 1857 से लेकर 1900, किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने। 1857 से 1900। और द्विवेदी युग का समय 1918 से 1900 से 1918। और छायावाद 1918 से 1938। और छायावादोत्तर युग है 1938 से 1953। नवलेखन काल 1953 से अब तक। ये देखा हमने कुछ हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों का काल विभाजन और नामकरण। एक बार डॉक्टर नागेंद्र का हम फिर से देख लेते हैं काल विभाजन नामकरण। आदिकाल का नाम 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी, भक्ति काल 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी, रीति काल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से अब तक। उन्होंने जो आधुनिक काल है उस आधुनिक काल को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। सबसे पहले पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो उन्होंने भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 तक रखा है, जिसे पुनर्जागरण काल कहा है। जागरण काल जो है, जागरण सुधार काल 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक है। छायावाद 1918 से 1938। छायावादोत्तर काल जो है 1938 से लेकर 1953। और नवलेखन काल 1953 से अब तक। अब हम पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और आदिकाल की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम देखते हैं आदिकाल। आदिकाल को किस कवि ने क्या क्या नाम दिया है। चारण काल किसने नाम दिया है, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने दिया है, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। प्रारंभिक काल किसने दिया है नाम, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया। वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, वीर गाथा काल नाम आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल नाम किसने दिया है, गाथा काल नाम जो दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। वीर गाथा काल नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और आदिकाल नाम जो दिया है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। सिद्ध सामंत काल जो किसने दिया है, राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। जो सिद्ध सामंत काल किसने दिया है, राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। बीजोपन काल किसने दिया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अंधकार काल किसने दिया है, अंधकार काल नाम दिया है पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। अंधकार काल नाम किसने दिया, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने दिया है। संक्रमण काल रामखिलावन पांडे जी ने दिया है। अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी ने दिया है। अपभ्रंश या काल नाम किसने दिया है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने दिया है। प्रारंभिक काल या शून्य काल गणपत चंद्र गुप्त ने दिया है। प्रारंभिक काल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल किसने नाम दिया है, जो गणपत चंद्र गुप्त ने दिया। आधार काल मोहन अवस्थी ने। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने दिया है। जयकाल या बाल्य अवस्था काल जो दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया। पुरानी हिंदी का काल जो दिया है गुलेरी जी ने दिया है। एक बार हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो कवियों का देख लेते हैं। सबसे पहले चारण काल जॉर्ज गियर्सन या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, दोनों ने एक ही नाम दिया है। प्रारंभिक काल किसने दिया है, मिश्र बंधु ने दिया है। और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आदिकाल नाम किसने दिया है, हजार प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। वीर काल जो दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। और प्रारंभिक काल या शून्य काल गणपत चंद्र गुप्त ने दिया है। पुरानी हिंदी का काल किसने दिया है, गुलेरी जी ने दिया है। तो ये हमने देखा हिंदी साहित्य को आदिकाल को किस किस कवि ने क्या क्या नाम दिया। उसके बाद हम देखते हैं आदिकाल की विशेषताएं क्या रही हैं। आदिकाल की जो विशेषताएं रही हैं, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, वीर रस प्रधान एवं श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकाल की विशेषताएं क्या हैं, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव चित्रण, श्रृंगारिकता की भावना, आल्हा दोहा तोमर चौपाई छंदों का प्रयोग, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, रासो काव्य परंपरा का प्रवर्धन, जैन कवियों की धार्मिक रचनाओं की प्रधानता, सिद्ध साहित्य व नाथ साहित्य की प्रधानता, जैन कवियों की धार्मिक रचनाओं की प्रधानता। ये हमें जो आदिकाल की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। से कुछ 4-5 विशेषताएं देख लेते हैं जो लिख सकते हैं। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव चित्रण, श्रृंगारिक, आल्हा दोहा तोमर चौपाई छंदों का प्रयोग, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, रासो काव्य परंपरा का प्रवर्धन, जैन कवियों की धार्मिक रचनाएं, सिद्ध और नाथ साहित्य की प्रधानता। देखते हैं हम आदिकाल में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है कि आदिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर शताब्दी से लेकर हिंदी साहित्य के इतिहास को लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल या वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काल की समय सीमा 1050 से लेकर 1700 विक्रम संवत मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की समय सीमा कितनी मानते हैं, 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत मानते हैं। यही सर्वमान्य भी है। इन्हीं के आधार पर आदिकाल का समय माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को वीरगाथा काल नाम देते हुए वीरगाथा काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है आदिकाल को। उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, लेकिन उपयुक्त समय सीमा का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि वीरगाथा की विशेषता के साथ साथ इस काल में अन्य प्रवृत्तियां भी विद्यमान हैं। इस समय को वीरगाथा काल की संज्ञा देते तो अन्य विशेषताएं छूट जाती या अन्य विशेषताओं की अनदेखी होती। यहीं से नामकरण की समस्या का जन्म होता है, क्योंकि
इस युग के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है तथा अलग अलग विद्वानों ने इस काल का नाम अलग अलग प्रवृत्तियों के आधार पर दिए हैं। आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम क्यों दिया है? क्योंकि इस काल की विशेषताएं अलग अलग तरह से रही हैं। इस काल में वीर काव्य भी लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उन वीर गाथा काल के आधार पर उसे वीर गाथा काल नाम रख दिया। लेकिन इस काल में अगर वीर गाथा काल नाम दिया जाता तो अन्य विशेषताओं की अनदेखी होती या वे विशेषताएं छूट जाती। इसीलिए इस नामकरण की समस्या का जन्म होता है, क्योंकि इस युग के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग प्रवृत्तियों के आधार पर अलग अलग नाम दिए हैं। तो उनके कुछ हम नाम देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम कुछ नाम लिख देंगे जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा हेडिंग डालेंगे। विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल का नामकरण। सबसे पहले हम लिखेंगे चारण काल जाट गियर्सन डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आरंभिक काल मिश्र बंधु, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल डॉक्टर राहुल सांसकृत्यायन और बीजोपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। प्रारंभिक काल या शून्य काल गणपत चंद्र गुप्त ने दिया है। पुरानी हिंदी का काल गुलेरी जी ने दिया है। जहाँ तक उपयुक्त नामकरण की सार्थकता का प्रश्न है, इसे प्रमुख नामकरणों की आलोचना द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के पहले युग का नामकरण उस काल की वीर गाथा या सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति के आधार पर रखा। इसी आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया। क्या दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले युग का नामकरण उस काल की वीर गाथा या सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति थी, इसी के आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल नाम रखा। आचार्य शुक्ल के शब्दों में, जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का उद्भव होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था और वीर के गौरव का प्रश्न था। वहाँ पर आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, अमीर खुसरो विद्यापति और विद्यापति रासो साहित्य की प्रसिद्धि को आधार बनाकर उपयुक्त नामकरण किया गया है। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके आधार पर वीर गाथा काल रखा है? अमीर खुसरो विद्यापति और रासो साहित्य की प्रसिद्धि को आधार बनाकर उन्होंने उक्त नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने अपने मत प्रतिपादन में 3 बातों का उल्लेख किया है। शुक्ल जी ने सिद्ध किया है कि इस काल की अधिकांश कृतियां नोटिस मात्र हैं। इस प्रकार सिद्ध किया है कि शुक्ल ने मिश्र बंधुओं द्वारा इस काल में जो 10 पुस्तकों लिखी गई हैं उनकी साहित्यिक कृतियां मानने का खंडन किया है। उनका कहना है कि ये 10 कृतियों में से कुछ तो जैन धर्म के तत्व निरूपण से संबंधित हैं, कुछ बाद की रचनाएं हैं। उन्होंने वीर रस की रचनाओं या ग्रंथों की प्रचुरता के आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। 12 रचनाओं का उल्लेख अपने नामकरण के संदर्भ में किया है, जो निम्नलिखित हैं। अपभ्रंश ग्रंथ विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता कीर्ति पताखा। देश भाषा की ग्रंथ खुमाल रासो, बिसल देव रासो, जयमयंक, जय चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, परमाल रासो, खुमाल रासो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त सभी रचनाओं का मूल विषय वीर रसी माना है। उन्होंने जो ये रचनाएं, इन्होंने जो पुस्तकें दी हैं, जो ग्रंथ रहे हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता कीर्ति पताखा और देश भाषा की जो खुमाल रासो, बिसल देव रासो, जयमयंक, जय चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाल रासो, विद्यापति की पदावली, ये सभी का मूल विषय क्या बताया है? वीर रस बताया है। के आधार पर उन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल नाम रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रंथों का नाम नोट उसमें किया है, उसमें से कुछ आलोचकों ने उस पर आलोचना की है कि ग्रंथों की प्रामाणिकता का संदिग्ध होना। इसमें जो ग्रंथ हैं वो संदिग्ध हैं और कुछ ग्रंथों का परिवर्तित सिद्ध होना। कुछ ग्रंथ नोटिस मात्र हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में,
अब यह स्पष्ट हो गया है कि जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल का नामकरण वीरगाथा काल रखा गया उसमें कुछ तो नोटिस मात्र और कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उनमें से कुछ तो पीछे की रचनाएं हैं। पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल का नाम चारण काल नाम दिया है। उन्होंने चारण काल के रूप में बस एक तर्क रखा है, चारण काल को साहित्य रूप में मान्यता। इस पर भी आलोचना करके इसको पे आलोचकों की आलोचनाएं क्या, समय के आधार पर चारणों का पूर्ववर्तित या परिवर्तित सिद्ध होना, ग्रंथों की अप्रामाणिकता के आधार पर। आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम काल का नाम आदिकाल रखा क्योंकि इस नामकरण में हिंदी साहित्य में जो भी सामग्री प्राप्त होती थी और जो इतिहास के शोध करता हुए प्राप्त हुए वह सब सामग्री आदिकाल में समाहित हो जाती है। उन्होंने आदिकाल नाम किस रूप में रखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रथम उत्थान काल का नामकरण आदिकाल रखा क्योंकि इस नामकरण में हिंदी साहित्य में जो भी सामग्री प्राप्त नहीं थी और जो इतिहास शोध हुए वे सब सामग्री आदिकाल में समाहित हो जाती हैं। जो भी शोधकर्ताओं के समय जो शोध प्राप्त हुए, जो भी रचनाएं मिली, वो किस में समाहित हो जाती हैं? आदिकाल में समाहित हो जाती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने नामकरण में निम्नलिखित तर्क दिए। अपभ्रंश साहित्य का आदिकाल में समावेश। वे अपभ्रंश साहित्य का आदिकाल में समावेश। 14वीं शताब्दी के पूर्व प्रमाणिक रचनाओं का अभाव, राजाओं द्वारा भाषाओं और साहित्य की सुरक्षा न होना। आलोचना, विभिन्न आलोचकों ने उस पर आलोचनाएं क्या की। द्विवेदी जी ने अपने अपभ्रंश के संबंध में द्विवेदी जी ने अपभ्रंश के संबंध में दोहरी नीति का पालन किया है। उन्होंने अपभ्रंश के संबंध में दोहरी नीति का, किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दोहरी नीति का पालन किया है। कहीं उन्होंने अपभ्रंश को हिंदी के अंतर्गत समाहित किया है और कहीं हिंदी से अलग समाहित किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ में निम्न स्वीकार क्या किया, देखते हैं। 14वीं शताब्दी से पूर्व जितनी भी रचनाएं मिली वे सब साहित्यिक अपभ्रंश भाषा की हैं। वे क्या कहते हैं? 14वीं शताब्दी से पूर्व जितनी भी रचनाएं मिली वे सब कैसी भाषा हैं? वे साहित्यिक अपभ्रंश भाषा हैं। अस्वीकार क्या किया? अपभ्रंश को अब कोई भी पुरानी हिंदी नहीं मानता है, तो उन्होंने दोहरी नीति का प्रयोग किया। दोहरी नीति मतलब उन्होंने कहीं पर स्वीकार किया, कहीं पर नहीं स्वीकार किया है अपभ्रंश को। उन्होंने अपभ्रंश भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्होंने कहीं पर हिंदी भाषा में स्वीकार किया और कहीं पर नहीं। वो कहते हैं 14वीं शताब्दी से पूर्व जितनी भी रचनाएं मिलती हैं वे सब अपभ्रंश साहित्यिक अपभ्रंश की हैं। इसमें क्या किया? स्वीकार किया है। 14वीं शताब्दी से पूर्व जितनी भी रचनाएं मिलती हैं वे सब साहित्यिक अपभ्रंश की हैं। उसके बाद अस्वीकार कहाँ करते हैं? अपभ्रंश को अब कोई भी पुरानी हिंदी नहीं मानता है। इसके अतिरिक्त उसके बाद सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। सिद्ध सामंत युग किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के पहले काल को प्रारंभिक और परवर्ती युग मिलाकर सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत युग। किसने दिया है? डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के पहले काल को प्रारंभिक और परिवर्ती युग को मिलाकर सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। उन्होंने इस काल में दो प्रवृत्तियों को देखकर उनका नामकरण किया है। उन्होंने इस काल में दो प्रवृत्तियों को देखकर इसका नामकरण किया है। 8वीं सदी के काल में दो विशेषताएं थी, सिद्धों की वाणी और दूसरी कौन सी थी? सामंत शब्द हिंदी के वीर रसात्मक साहित्य का सूचक है। इस पर भी आलोचनाएं हुई। आलोचना क्या हुई? बहुत से आलोचकों के अनुसार हिंदी और अपभ्रंश को एक मानना कदापि उचित नहीं है। हिंदी के साथ सिद्धों का नाम सम्मिलित कर लिया जाए तो जैन और नाथपंथियों का भी नाम जुड़ना चाहिए। वे अगर कहते हैं कि अगर सिद्धों का नाम इसमें जोड़ रहे हैं सिद्ध साहित्य में तो जैन और नाथपंथियों का नाम भी जुड़ना चाहिए। इस बात को कहकर इस साहित्य को नकार देते हैं। तो ये हमने देखा आदिकाल का नामकरण
और आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या हैं और आदिकाल की विशेषताएं क्या रहीं। आदिकाल में साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, इस काल में साहित्यिक रचना 3 धाराएं थी। साहित्य की 3 धाराएं थी। क्या थी? इस आदिकाल में साहित्य की 3 धाराएं थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, जिसका विकास परंपरागत था। किसका? संस्कृत का जो समय था उसका विकास परंपरागत चलता रहता। दूसरी धारा कौन सी थी? दूसरी धारा साहित्यिक प्रकृत, साहित्य प्रकृति एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। दूसरी धारा कौन सी थी? दूसरी धारा जो थी साहित्यिक प्रकृति और अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा थी हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। तीसरी धारा कौन सी थी? हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी, जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों को चित्रण देखने को मिलता है। अब हम आदिकाल की विशेषताएं देख लेते हैं। उसमें आदिकाल की विशेषताओं में हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता में हम देखेंगे 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच अधिकतर रचनाएं हुई वे वीर रस प्रधान रहीं। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया और उनका कहना था कि यह समय लड़ाई भिड़ाई का समय था। इस समय युद्ध करना ही एकमात्र धर्म बन गया था। जगनिक लिखते हैं 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 लो छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो वीर रस की प्रधानता में ये हम उदाहरण दे सकते हैं। क्या वीर रस की प्रधानता में फिर से एक बार 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में जो भी रचनाएं लिखी गई वो कैसी लिखी गई? वीर रस प्रधान लिखी गई। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया। उनका कहना था कि यह समय लड़ाई भिड़ाई का समय था। इस समय युद्ध करना ही एकमात्र धर्म बन गया था। जगनिक लिखते हैं 12 बरस, इसका उदाहरण हम देंगे 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 लो छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो ये वीर रस की प्रधानता जो इस काव्य की प्रमुख विशेषता है, ये हम उदाहरण इसमें दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी विशेषता हम देखते हैं आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। जो उस समय के कवि होते थे वे किसी न किसी राजा के आश्रित कवि होते थे। वे राजाओं की प्रशंसा में रचनाएं किया करते थे। इस समय के अधिकांश कवि राजाओं के दरबार में ही रहते थे, इसलिए वे अधिकतर राजाओं की प्रशंसा ही करते थे। धर्मवीर युद्धवीर का सजीव वर्णन करते थे, जिससे राजा की ओर से धन और राजदरबारियों की ओर से प्रशंसा मान सम्मान मिल सके। कवि धन मान सम्मान लोभ के कारण वे धन और संपत्ति मान सम्मान के लोभ के कारण वे सही और गलत का भी ध्यान नहीं रखते थे, कुपुत्र का ध्यान नहीं रखते थे। उदाहरण के रूप में हम भट्टकृत जयचंद्र प्रकाश में कवि ने जयचंद्र जैसे देशद्रोहियों की कीर्ति का गाथा गान किया है। उन्होंने जो जयचंद्र होते हैं वे देशद्रोही होते हैं, लेकिन उनकी कीर्ति का यश का उनकी प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। फिर भी कौन? भट्ट। किसमें? जयचंद्र प्रकाश जो एक रचना है, जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ है, उसमें उन्होंने किसकी प्रशंसा की है? उन्होंने एक जयचंद्र जैसे देशद्रोही की प्रशंसा की है। उन्होंने इस लालच में कि शायद मुझे राजा धन संपत्ति देंगे और मुझे मान सम्मान मिलेगा राज दरबार से, इस लालच में वे सही और गलत का भी निर्णय नहीं करते। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा तत्कालीन समय की राजधानी थी। डिंगल पिंगल भाषा क्या थी? उस तत्कालीन समय की राजधानी थी। यह भाषा वीर रस रचनाओं के लिए पूर्णतया उपयुक्त थी। इस भाषा में पिंगल तत्कालीन समय में प्रचलित मध्य प्रदेश की माधुर्य युक्त छंदबद्ध परिष्कृत ब्रज भाषा का साहित्यिक नाम था। उसके बाद छंद योजना हम देखते हैं। उस समय हम देखेंगे छंद योजना, मुक्तक काव्य, गेय पद, अलंकार, यही सब हम इस काव्य की विशेषताओं के रूप में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में अभी हम पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने